हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डिव इनसाइड चैनल पर फिर से। और जैसा कि आज आपने देखा होगा टाइटल के अंदर कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेलोस एग्रीमेंट 2025 जो इस साल 2026 जनवरी में एनफोर्स हुआ है एंड रिसेंटली अगेन वो लाइमलाइट में आया है। एंड नाउ वी आर वेरी मच क्लियर विद द स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया एंड रशिया टुगेदर। सो आज हम इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। जिन्होंने ये पहली बार रेलोस एग्रीमेंट के बारे में सुना है, टू ऑल दो स्टूडेंट्स एंड ऑल टू दोज क्यूरियस माइंड्स हु आर preparing for the UPSC civil services and all, their major subject is going to be international relations, or they love international relations, geopolitics. So you are here at the right channel at the right time. So today we are going to discuss the Relos agreement. So before I move ahead with the topic, let me tell you something very important कि इस चैनल के ऊपर जो जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो जियो पॉलिटिकल डिस्कशन तो है ही, उसके साथ साथ हम यूपीएससी एग्ज़ाम्स में जो हमारा पर्सपेक्टिव रहेगा आंसर राइटिंग का, और उस आंसर राइटिंग में जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है रीजनिंग। जो भी सवाल है उस सवाल को अच्छे से समझना, उस सवाल को अच्छे से फ्रेम करना, उस सवाल के जवाब राइट करने के साथ साथ उसको अच्छे से आर्टिकुलेट करके उसकी अच्छे से रीजनिंग समझ के उसको अच्छे से लिखना। सो इस चैनल के ऊपर हम वही डिस्कस करेंगे। पहले हम वीडियो का जो मेरा एक टेम्पलेट रहेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो पहले हम जो भी हमारा टाइटल होगा टॉपिक का, पहले हम उसका इंट्रो लेंगे, उसको समझेंगे जल्दी से जल्दी, बिकॉज आई नो द लॉन्ग वीडियोज़ बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कवर। बट मेरे लिए भी उन टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में समझाना भी एक इन द शॉर्ट पीरियड बिकम्स वेरी वेरी व्हाट यू से, आई विल नॉट से इम्पॉसिबल, बट अगेन देन आई हैव टू ओमिट। मेरे को बहुत सारी चीज़ों को काट छाट कर वीडियो बनाना पड़ता है। बट टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो अच्छे से in one full go want to understand the topic, you can come here anytime, you can pause the video, you can continue anytime, okay? But you must finish the video so that जब आप कमिंग एग्जाम्स में अपना आंसर लिखेंगे तो आपके पास में एक अच्छा सा, आपके पास में एनालिसिस करने की क्षमता हो। तो वही क्षमता आपकी यहाँ पे हम उसको जितनी अच्छी है हमको उसको और अच्छे से हम एनहेंस करेंगे, उसको और अच्छे से हम बढ़ाएंगे उस एनालिसिस करने की प्रक्रिया को, और उससे आप अच्छे से अपना जवाब लिख पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो आज का टॉपिक है रेलोस एग्रीमेंट 2025। रेलोस, व्हाट इज़ रेलोस? रेलोस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड रशिया, इट्स अबाउट द रेसिप्रोकल मिलिट्री लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। सो ये जो लॉजिस्टिक्स का जो अग्रीमेंट है, ये पिछले साल 2025 के अंदर भारत सरकार और रशिया सरकार, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार और रशिया के हमारे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये डील साइन करी थी। एंड इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है मिलिट्री लॉजिस्टिक्स। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स मतलब कि हमारा मिलिट्री का जो भी हमारा ट्रेड एक दूसरे के साथ में रहता है आर्म्स एंड एम्युनिशन का, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से उसको एक दूसरे के साथ में मेंटेन करना, वो ट्रेड को अच्छे से चैनलाइज करना, उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करना। क्योंकि अभी रेलोस एग्रीमेंट से पहले रशिया एंड इंडिया विदाउट एनी एग्रीमेंट एक 1-to-1 यू कैन से कि एक ट्रेड अग्रीमेंट कर रहे थे। बट नाउ वी आर इन अ कंप्लीट फुल अग्रीमेंट। एक उसको स्ट्रक्चर बना दिया गया है और उस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है रेलोस एग्रीमेंट। बट ये सिर्फ आर्म्स एंड एम्युनिशन के ट्रेड का नहीं है, ये उससे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और आज की तारीख में भारत की और भारत के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर उसकी एक ऑटोनॉमी को स्थापित करने के लिए, अपना एक एलाइज के ऊपर मोहर लगाने के लिए कि भारत का एक लॉन्ग लास्टिंग एलाई को एक आने वाले फ्यूचर में, आने वाले हम अगर आने वाले इफ़ वी सी 20-30 ईयर्स और उस डिप्लोमेसी को हम देखते हैं, तो क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जो चीज़ें हैं धीरे धीरे भारत में जो और भारत के बाहर वर्ल्ड लेवल पे जिस तरीके से पावर शिफ्ट हो रहा है, उसके अंदर आने वाले दौर के अंदर भारत को अपना एक एलाई कह सकते हैं कि औपचारिक रूप के ऊपर
तय करना होगा। भारत को अपनी आने वाले समय के अंदर वो, अगर हम मान के चलें कि कल को गॉड फॉरबिड इफ़ टुमारो वर्ल्ड वॉर 3 हैपन्स, तो अब ये समय है कि भारत को अपने एलाय चुनने होंगे। अगर भारत अभी अपने एलाइज़ नहीं चुनेगा तो आने वाले समय में वही दिक्कत होगी जो 1947 में 1947 में हुआ था। हम न्यूट्रल रहे थे और उस न्यूट्रलिटी की वजह से हम बहुत मिलिट्री एलाइज़ ना होने की वजह से, डिफेंस एलाइज़ कंट्रीज़ ना होने की वजह से हमें इनिशियल पोस्ट इंडिपेंडेंस डेज़ में हमारे मिलिट्री सिक्योरिटी स्थापित करने में काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो चलिए समझते हैं कि रेलोस एग्रीमेंट जो है ये भारत और रशिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, अभी अगर हम देखें एज़ पर द यूनाइटेड नेशन, जो टॉप 5 पावरफुल कंट्रीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ इन लीगल वे एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ इन आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। ऑफ कोर्स दोज 5 कंट्रीज़ आर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस एंड रशिया। एंड इंडिया इज़ इन दैट रेस कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज़ डिफरेंट एंड ऑटोनोमस एक पावरफुल कंट्री होना भी एक अलग बात है। बट अगर यूनाइटेड नेशन का हम जो अच्छे से जियो पॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स समझते हैं, दे ऑल नो दैट 5 कंट्रीज़ के अंदर हम देखें तो यूएसए, फ्रांस एंड जर्मनी, दे आर इन वन पूल, एंड रशिया एंड चाइना दे आर इन वन सेपरेट पूल, क्योंकि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हैं। एंड यूरोपियन एंड अमेरिकन्स आर टुगेदर। बिकॉज यूरोपियंस क्यों और अमेरिका के साथ इतना क्यों देते हैं, उस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से कभी डिस्कस करूँगा, बिकॉज दैट टॉपिक इज़ बिफोर द वर्ल्ड वॉर 3 एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर 3। सो हम समझते हैं कि रेलोस एग्रीमेंट भारत के राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो वो कितना महत्वपूर्ण है। सो रेलोस एग्रीमेंट सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं है कि हम एक दूसरे की मिलिट्री पावर्स को हम सपोर्ट करेंगे। मिलिट्री जो संस्थान हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को रिपेयर करना, वहाँ पे उनको पॉसिबली हो सकता है आने वाले टाइम में हम उनको मैन्युफैक्चर भी करें। बट अभी रेलोस पैक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि अब से तत्कालीन 2026 जनवरी के बाद से अब भारत सरकार और रशिया सरकार एक दूसरे की टेरिटरी में 3000 सैनिक, 5 वॉरशिप और 10 एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, शांति टाइम में भी और लड़ाई के युद्ध के समय भी। ध्यान दीजिए दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने कि रशिया और इंडिया अपनी दोनों डिफेंस फोर्सेस को एक दूसरे की टेरिटरी के अंदर इन द पीस टाइम और वॉर टाइम के अंदर भी एक दूसरे का साथ दे सकती हैं। दोस्तों, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है भारत और रशिया सरकार का, और ये क्यों है इतना इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब जो रेलोस एग्रीमेंट है उसके अंदर जो चीज़ें कवर होंगी, भारत सरकार और रशिया सरकार की जो दोनों डिफेंस फोर्सेस हैं वो करेंगे कि कुछ भी अगर प्राकृतिक आपदा आई तो उसमें खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मेडिकल सर्विसेज, उस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि एक दूसरे को थिक एंड थिन टाइम्स के अंदर, अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे का ध्यान दे पाएँ, एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ। तो ये जो प्रक्रिया है ये 12 फरवरी कह सकते हैं आप, पिछले साल फरवरी के अंदर ही एग्जीक्यूट हुई थी, और फिर दिसंबर के अंदर 2025 के अंदर ही भारत सरकार और रशिया सरकार ने उसको रेटिफाई किया था। बट एक्चुअल उसका जो एनफोर्समेंट है वो स्टार्ट हुआ जनवरी 2026 से। ये 5 साल के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट कोई लॉन्ग लास्टिंग हमने वो किया है। बट जैसा कि हम जानते हैं कि इनिशियल इसका जो टेन्योर रखा गया है अभी 5 साल का रखा गया है। ये 5 साल जो होंगे ये आने वाले 5 साल के ऊपर डिपेंड करेगा। जब फर्स्ट 5 ईयर्स कंप्लीट होंगे तो उसके बाद में फिर भारत सरकार और रशिया सरकार डिसाइड कर सकती है आगे भी कि हमें इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं। बट चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं कि इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए और इसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि हमें कैसे लिखना है कल को ये मेंस के अंदर, या इनफैक्ट इवन प्रीलिम्स के अंदर भी आपके पास में ये क्वेश्चन आया, बट स्पेशली मेंस के अंदर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर ये टॉपिक आता है अबाउट इंडिया एंड रशिया रिलेशनशिप्स इन एनी फॉर्म ऑफ वे दैट क्वेश्चन अपीयर्स, सो रेलोस एग्रीमेंट आने वाले स्पेशली इस साल में रेलोस एग्रीमेंट का जिक्र ज़रूर होगा, वो आपके आंसर का एक ज़रूर
हिस्सा होगा। बट उस आंसर में भी हमें रेलोस एग्रीमेंट को, या सिर्फ रेलोस के बारे में पूछा जाए तो भी हमें रेलोस को समझाने के लिए हमें ये भी समझना होगा कि रेलोस एग्रीमेंट की हमें ये लॉजिस्टिक, जो रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक है, रेसिप्रोकल मतलब वाइस वर्सा, रेसिप्रोकेटिंग, लेना एंड देना, लॉजिस्टिक अप्रोच। तो ये जो रेलोस एग्रीमेंट है, इसकी अचानक से भारत सरकार ने 2025 में इसका निर्णय क्यों लिया रशिया सरकार के साथ? सो देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं और इन फैक्टर्स को समझने के लिए आपको एक बिग पिक्चर समझने की ज़रूरत है। बट मैं समझता हूँ कि इस बिग पिक्चर को समझाने के लिए भी मुझे एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए। बट फॉर नाउ रेलोस एग्रीमेंट को समझाने के लिए आई विल मेक श्योर कि आपको हो सके जितना बिग मैं एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे सकूँ कि हाउ इट वर्क्स। So how the Relos agreement became suddenly and decision for the India and Russian government? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि भारत की स्पेशली 2000, अगर हम देखें फ्रॉम जब से सोवियत संघ टूटा, रशिया बना, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका वर्ल्ड वॉर टू के बाद में उसने अपना मिलिट्री पावर बनाया, उसने अपने मिलिट्री अलायंसेस, डिफेंस अलायंसेस यूरोप के अंदर बनाए और वर्ल्ड में बहुत जगह बनाए। उसका कारण ये था कि उसके पास में उस टाइम पे गोल्ड रिजर्व्स थे। वर्ल्ड वॉर टू से पहले जो कंट्रियाँ आज की तारीख में, जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यू नो ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिका, रशिया और चाइना, इन तीनों से बहुत पावरफुल थी। रशिया भी पावरफुल था बट कंपैरेटिवली वो तीन कंट्रीज पावरफुल थी एंड उस टाइम पे उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन चाहिए थे। एंड उस समय सोर्स सबसे बड़ा अमेरिका था, उसने यूरोप में आर्म्स एंड एम्यूनिशन दिए, गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा और उसकी वजह से उन्होंने इतनी हेल्प करी। तो उनके बीच में एक लास्ट 50-60 ईयर्स का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। दैट्स वाई यूरोपियन यूनियन, नेटो मोस्टली फेवर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अमेरिका वाइस वर्सा। बट बात करें हम रशिया और इंडिया की, तो कैसे ये एक भारत और रशिया के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एट द सेम टाइम एक सेंसिटिव इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी हम इसे कह सकते हैं। तो इंडिया का पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस हम 1947 से पहले हम देखें और 1947 के बाद भी हम देखें, तो स्पेशली 1947 जब हमें आज़ादी मिली तो हमारा कोई उस टाइम पे एक स्ट्रेटेजिक न्यूट्रल डिफेंस अलायंस नहीं था किसी भी और कंट्री के साथ में, क्योंकि हमारी उस टाइम पे अप्रोच थी कि हमें न्यूट्रल बन के चलना है। और जो कि सही भी है, क्योंकि उस समय हम ऑलरेडी बहुत नुकसान हमने ब्रिटिश कॉलोनियल एरा का हमने झेला था। तो उस टाइम पे हमारा किसी की तरफ इतने जल्दी डिसीजन लेना जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू भी एक सही निर्णय नहीं था। हम ये जानते थे कि उस समय ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, आप जो भी कहें, एक हमारा ऑलरेडी एक कॉलोनियल रूलर था हमारा, और मेजॉरिटी उसकी जो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर फंडिंग हुई है वो इंडिया ने ही करी है, इंडिया इकनॉमी ने ही करी है। बट उसके बावजूद भी हमें ये चीज़ समझना होगा कि हमारा उस टाइम पे कोई एक न्यूट्रल स्टैंड होते हुए भी हमारा एक एक ऐसा डिफेंस स्ट्रेटजी नहीं थी, एक डिफेंस सिक्योरिटी का हमारा कोई निर्णय नहीं था। हम एक नई उभरता हुआ देश बनने की उसमें थे और हम उसके लिए अपनी प्रगतिशील कामों पर लगे हुए थे। बट समझने वाली बात ये भी है कि जब सोवियत एरा टूटा, जब सोवियत संघ टूटा, तो उसके बाद में भी जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, तो उस टाइम पे भी जब गिवन टाइम के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाइयाँ चलती रही, तो रशिया हमारा एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग एक एलाय बन के हमारे साथ में खड़ा रहा। चाहे वो 1971 की वॉर हो, कारगिल वॉर हो, या जो भी हमारे आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी स्पेशली कारगिल वॉर की, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना 7th फ्लीट भेजा था अरेबियन सी में, तब उस टाइम पे रशिया नेवी ने आके उस टाइम पे एक काउंटर वेट करके यूएसए को बैक फुट पे डाला था। और उस वजह से हमें एक स्ट्रॉन्ग एक हमारी पोजीशन उस टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन ओशन के अंदर हमने अपनी जाहिर करी थी रशिया की मदद से। सो रशिया एक हमारा लॉन्ग लास्टिंग एलाय पार्टनर है। मेजॉरिटी आज भी जो हमारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन का ट्रेड होता है, जो इंपोर्ट होता है मैक्सिमम, वो हम रशिया से करते हैं। इनिशियली 2024 से पहले पहले अगर हम माने तो उस टाइम पे रशिया जो था 55%, पहले 76% था, देन ग्रेजुअली धीरे धीरे करते करते 55% पे आया।
एंड स्टिल इवन टुडे इन 2026 अभी भी हम देखा जाए तो हमारा 37 पॉइंट रफली यू कैन से 37-38% अभी भी हम मेजॉरिटी जो इम्पोर्ट है आर्म्स एंड एम्यूनिशन का वो रशिया से करते हैं, क्योंकि हमारा जो आर्सनल है वो अभी भी सोवियत टेक्नोलॉजी बेस्ड पर है, रशियन टेक्नोलॉजी पर। सो ये एक इंडिया ने बहुत अच्छा स्टांस लिया कि हमें अपनी खुद की एक ऑटोनॉमी इस पर्टिकुलर इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन के अंदर, जिसमें अरब की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशियन फ्रॉम गुजरात लेकर हुए इंडिया की पूरी मैरीटाइम बॉर्डर, बे ऑफ बंगाल, मलक्का स्ट्रेट एंड इंडियन ओशियन, तो यहाँ पर हमें अपनी एक ऑटोनॉमी बनाना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट ज़रूरी ये इसलिए भी है क्योंकि अब अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स को इससे एक क्रिएशन हुई है प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स को इससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस अग्रीमेंट, और ये एक उनके लिए बहुत ही खतरे की घंटी है, और ये बात यूनाइटेड स्टेट्स जानता था। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। देखिए 2000 के बाद में, जब 2004 के बाद स्पेशली जब मनमोहन सिंह की सरकार आई, यूपीए 1 यूपीए 2 की गवर्नमेंट आई, तब उनका एक रीज़न था कि हमें बिल्कुल भी अपना जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन का जो हमारा ट्रेड है वो हमें सिर्फ रशिया डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हमें और दूसरी कंट्रीज से भी हमें लेना चाहिए। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम यही होती है कि अगर हम एक कंट्री पर निर्भर रहते हैं और एक कंट्री किसी भी वजह से एक ऐसी परिस्थिति में आ जाए कि वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है डिफेंस टेक्नोलॉजी की या डिफेंस आर्म्स एंड एम्यूनिशन की वो पूरी नहीं कर पाती, तो वहाँ पे एक बहुत रेजिस्टेंस आ जाता है, और सही समय पे दूसरा कोई हमारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन का हमारा कोई दूसरी कंट्री से हम अगर इंपोर्ट नहीं कर रहे हों तो वो बड़ी दिक्कत होती है। तो मनमोहन सिंह की सरकार ने यूपीए 1 और यूपीए 2 में एक डिसीजन लिया कि हमको यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और जर्मनी की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहिए, हमें उनसे भी ट्रेड डील करनी चाहिए, हमें उनसे भी अपने डिप्लोमेटिक टाइज थोड़े और मजबूत करने चाहिए। देखिए ट्रेड एक दो कंट्रीज़ के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अपनी जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस भी दिखाना प्लस अपने डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रॉन्ग करना। सो उसी तरीके से जब मनमोहन सिंह की सरकार थी या उससे पहले भी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में एक हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, अच्छे ट्रेड एंड डील्स हमारी हुई हैं। बट अगेन सोचने वाली बात यह है कि रशिया इंडिया का एक अच्छा एलाई है। ऑफ कोर्स रशिया एंड चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं। यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट स्टिल यूनाइटेड स्टेट डजेंट लाइक रशिया वेरी मच। आपको उनका अपना एक इतिहास पता ही होगा पोस्ट 1944, कि उनका अपना एक कोल्ड वॉर हुआ था पावर ऑफ डोमिनेंस दिखाने के लिए, और वो उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे कि उस टाइम पे इंडिया जो था वो अपना एक एलाई बनाने के लिए इतने बडिंग स्टेज में था। कहते हैं कि एक देश 1947 में अगर हम देखें तो भारत एज अ सिविलाइजेशनल एक बहुत पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक सिविलाइजेशन है, बट हम एज अ कंट्री अगर उसको हम समझें, एक यूनिफाइड प्रिंसली स्टेट्स कंबाइन होने के बाद में जब एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर इंडिया का जब बना 1947 में, तो उस टाइम पे अगर हम उसको बडिंग स्टेज माने आफ्टर द कॉलोनियल पीरियड व्हेन द ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, तो उस समय हमारे लिए एक एलाई चूज़ करना बहुत ही कठिन निर्णय था। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक हमें बहुत एक न्यूट्रल स्टांस पे लेना पड़ा। इनफैक्ट इवन टिल 2004 बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने हालांकि बहुत ज़्यादा अपनी डिफेंस सिक्योरिटी के ऊपर एक वो स्थापित किया आइडिया कि हमें अपने एक ऑटोनॉमी पावर भी हमें शो करनी पड़ेगी वर्ल्ड में, हमें अपने एलाई चूज़ करने पड़ेंगे। बट अगेन ड्यू टू द इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिफरेंसेस, वो डिसीजन लेने में और उसकी वजह से हमारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, हमारे मिलिट्री लॉजिस्टिक्स जो हमारी एलाइड कंट्रीज़ के साथ थे उनको स्थापित करने में काफ़ी समय लगा। यूपीए सरकार में सबसे अच्छी नीति अपनाई गई थी कि हमें उसको डाइवर्सिफाई किया गया। देखिए अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, जियोपॉलिटिक्स के अंदर फ्रेंड्स एक दूसरे का होना बड़ा ही विवादास्पद टॉपिक है। देखिए जियोपॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में स्पेशली कोई किसी का एक्चुअल दोस्त होता नहीं है, बट स्टिल देयर आर फ्यू कंट्रीज़
जो हर एक कंट्री की अपनी एक कह सकते हैं कि एक स्टेबल फ्रेंडशिप है उनके साथ में, अगर उनके लॉन्ग लास्टिंग एलाइज हैं, तो रशिया उनमें से एक है। बट एट द सेम टाइम इंडिया अमेरिका के साथ में भी अच्छे टर्म्स बनाना चाहता है, क्योंकि यू ऑल नो IMF हो, एशियन बैंक्स हो, वर्ल्ड बैंक हो, यूनाइटेड नेशंस हो, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के अंदर और इन सब इंस्टीट्यूशंस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक अच्छा डोमिनेंस है, और यही होती है डिप्लोमेसी। देखिए, अगर यूनाइटेड नेशन नहीं होगा, ठीक है, एक कोर वर्ल्ड ऑर्डर का स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो उस वजह से अगर ये नहीं होगा तो देखिए रशिया और USA के अंदर कितनी न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। फ्रांस, जर्मनी, उनका अपना एक यूरोपियन यूनियन में उनका एक अलग, यूक्रेन और रशिया के साथ में उनकी टसल चल रही है, तो वो एक अलग उनकी न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। इंडिया भी, पाकिस्तान, हम दोनों भी एक न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, हमारी भी एक वॉर हो सकती थी। इसराइल एक न्यूक्लियर स्टेट है, नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर स्टेट है। वी हैव वी दीज फ्यू टॉप 10 कंट्रीज, इनके पास में न्यूक्लियर टॉप, आई एम नॉट सेइंग टॉप 10, बट जितनी भी ये न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करती हैं, they could have fought in a very very rigorous and very devastating and holocaust way, बट फिर भी एक वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से हम इतनी आसानी से न्यूक्लियर वॉर की तरफ नहीं बढ़ते। अदरवाइज न्यूक्लियर वॉर, बट हाँ, न्यूक्लियर वेपन होना एक बहुत बड़ा डिटरेंस क्रिएट करता है कि एक दूसरे की तरफ हम देखें नहीं। और इंदिरा गांधी ने और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, इन दोनों ने मिलकर भारत को उस मुकाम पे पहुंचाया है कि आज भारत की तरफ कोई भी हमें धमकी नहीं दे सकता। मे बी वो इकोनॉमिक लेवल्स पे, इकोनॉमी के बेसिस पे हमें चैलेंज कर सकते हैं, बट इन द टर्म्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन and the capability of nuclear program, no country can threaten us. No country, not even Pakistan. Pakistan also has the nuclear weapon, but we all know that Pakistan को nuclear weapon दिया गया था. They didn't themselves, उसको खुद से उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपना खड़ा किया था, इस्टेब्लिश किया था। भारत इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने अपना खुद का स्टैंड अलोन न्यूक्लियर प्रोग्राम खड़ा किया था, बिना किसी दूसरे देश की मदद के बिना। और उस टाइम पे ये एक खैर अलग टॉपिक है, बट लेट्स गो फॉरवर्ड कि क्यों रैलोस एग्रीमेंट इंडिया और रशिया, सब कॉन्टिनेंट और एशिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आने वाले दौर के अंदर अब हम एक ऐसे समय में पहुंच चुके हैं कि भारत को अपना एक प्रीएम्प्टिव डिसीजन जल्दी से जल्दी लेना पड़ेगा, और भारत सरकार ने अभी, स्पेशली नरेंद्र मोदी की सरकार ने, ये 2025 में डिसीजन ले लिया है। और आप मान के चलिए, भारत सरकार ने एक तरीके से वर्ल्ड को एक इनडायरेक्ट वे में अपना स्टैंड क्लियर कर दिया गया है कि कल को अगर वर्ल्ड वॉर होगी, सो वी एंड रशिया आर गोइंग टू बी इन द सेम टीम। बाकी और कौन होगा हमारी टीम में, स्टिल कहना मुश्किल है। ऑफ कोर्स चाइना का होना बहुत ज़रूरी होगा उसमें, चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, एशिया रीजन की ही है, तो आई नो कि चाइना को भी एक इस रेलोस एग्रीमेंट की वजह से उसको भी एक, हमको भी, इंडिया और चाइना को एक आने वाले दौर में अगर हमें अपने मुद्दे चाइना के साथ में सुलझाने हैं, तो हमें भारत सरकार और चाइना को बैठ के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, तिब्बत को लेके अपने मुद्दों को हल करना होगा। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, चाइना और हमारे बीच में बहुत डिफरेंस है, और इसी वजह से रशिया को भी इंडिया और चाइना के मैटर में एक अपना यूनिलेटरल स्टांस लेके चलना पड़ता है। ना वो कम्प्लीटली इंडिया के सपोर्ट में होते हैं, ना वो चाइना के सपोर्ट में होते हैं, बट रशिया जानता है कि चाइना और इंडिया दोनों ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलाइज हैं आने वाले दौर के अंदर। तो रशिया नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से वो इंडिया और चाइना को लूज़ करे एज एन एलाई। देयरफॉर रशिया, इंडिया और चाइना के मैटर्स के अंदर एक यूनिलेटरल डिसीजन लगता है। बट खैर, हम डिस्कस कर रहे हैं अभी स्पेशली रशिया एंड इंडिया का। देखिए, रशिया और इंडिया की अगर हम बात करें तो रेलोस एग्रीमेंट US को बिल्कुल भी इज़ नॉट एट ऑल एबल टू डाइजेस्ट इट, क्योंकि इनिशियली 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, तब उस टाइम के ऊपर जब UPA गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हमको बहुत ज़रूरी है कि हम अपना डाइवर्सिफाई करें, हम अपने और एलाई यूनाइटेड नेशन के साथ में भी स्ट्रॉन्ग करें इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। अब सोच रहे होंगे कि जब US रशिया एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो वाई इंडिया US से भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन ख़रीदता है, रशिया से भी ख़रीदता है, तो ऑब्वियसली बात होगी कि ये चीज़ दोनों कंट्रीज़ को प्रॉब्लम देती होंगी।
ऑफ कोर्स डेफिनेटली प्रॉब्लम देती हैं, बट अगेन मैंने आपसे क्या कहा था पहले कि यूपीए सरकार की टाइम में भारत का कोई एक पर्टिकुलर स्टांस नहीं था कि रशिया हमारा आने वाले दौर के अंदर अगर कुछ भी परिस्थिति बिगड़ती है, ये वर्ल्ड वॉर 3 जैसी नौबत आती है, रीजनल एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है एशियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, भले वो यूएस के साथ डायरेक्टली हो या यूएस की एलाइड कंट्रीज़ के साथ में हो, तो भारत का स्टांस किधर होगा और भारत की मदद करने कौन कौन से देश डेफिनेटली उसमें उतरेंगे। तो रशिया तो था ना, बट देखिए कहना अलग होता है और लिखित तौर पे देना अलग होता है। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी कहता नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स अपने एलाइज को लेजिटिमेट वे में दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल इज़राइल, नेटो। नेटो मीन्स ऑल द यूरोपियन कंट्रीज़। नेटो के बारे में आपको पता ही होगा डेफिनेटली वाई आई एम टॉकिंग अबाउट नेटो, और नेटो की वजह से क्यों रशिया और यूक्रेन का मुद्दा क्रिएट हुआ नेटो की वजह से। एंड द अदर कंट्रीज, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कैसे अमेरिका ने अभी रिसेंटली ग्रीनलैंड को डायरेक्टली थ्रेट किया कि ग्रीनलैंड हैज़ बिकम it going to be a very security threat because it is closer to the American borders and we will buy Greenland. So such very sensitive comments made by the President of United States becomes a very very breaking news in the whole world and how the world sees it. बट अगेन हमें ये भी समझना होगा कि क्यों भारत जो है यूएस के साथ में भी है और रशिया के साथ में भी, ये जानते हुए कि उन दोनों के आपस में नहीं बनती। देखिए यही जियोपॉलिटिक्स है। जियोपॉलिटिक्स एक बहुत ही पेचीदा मामला है। जियोपॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता कि कोई किसी का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि उनके इमोशनल डिसीजंस हैं या एक दो सिविलाइजेशन, दो कंट्रीज़ के बीच में कोई एक गहरी दोस्ती। देखिए गहरी दोस्ती होती है, बट उस गहरी दोस्ती के पीछे एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी बहुत ज़रूरी है कि किस बेसिस पे वो ट्रस्ट फाउंड हो रहा है। रशिया और इंडिया ने जो एक दूसरे पे ट्रस्ट दिखाया है वो बहुत सालों की बिहाइंड द कर्टेन एक लेवल पे जो उनके डिप्लोमेटिक टाइज रहे हैं एट द टाइम सिंस इंदिरा गांधी टिल नरेंद्र मोदी, इट हैज़ बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और बहुत अच्छे तरीके से जब भारत का बुरा समय चल रहा था उस समय पे इज़राइल और रशिया ने ही मेजॉरिटी वे में भारत का साथ दिया था जब पाकिस्तान के साथ में लड़ाइयाँ चल रही थी। सो हमारे लिए समझने वाली बात ये है कि जब वर्ल्ड ऑर्डर इस तरीके से बना हुआ है कि इंडिया को रशिया के साथ में भी रहना है और अमेरिका के साथ में भी टर्म्स रखने हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये भी हमारे लिए एक वही सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि हम अभी भी हम यूनिलैटरल वे में ही दोनों कंट्रीज़ को अप्रोच करते हैं। नहीं दोस्तों, नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए रशिया और इंडिया का, जैसे मैंने आपको बोला कि रशिया बुरे समय में इंडिया के साथ में रहा है, डेफिनेटली रहा है, और उससे हम दोनों कंट्रीज़ की डिप्लोमेसी में और बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट्स एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा ट्रस्ट कनेक्ट हुआ है। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका ने भी हमारा साथ दिया है, बट अमेरिका ने हमारा साथ इसलिए दिया है क्योंकि अमेरिका को इस रीजन में डोमिनेंस बनानी है। दैट डज नॉट मीन्स दैट अमेरिका, यू कैन से बाय हुक और बाय क्रुक, हमारा पूरा 100% सपोर्ट करता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अमेरिका का सबसे इम्पॉर्टेंट एलाई आज की तारीख में, इनफैक्ट इवन सिंस 1947, पाकिस्तान है। क्योंकि जब यूएस और रशिया का कोल्ड वॉर चल रहा था तब रशिया ने अपना पार्टनर ज़रूर चुना, वो था इंडिया। बट इंडिया को काउंटर करने के लिए और इंडिया और रशिया की यूनाइटेड स्ट्रेंथ को काउंटर करने के लिए उस समय आफ्टर 1947 यूनाइटेड नेशंस और यूएसए ने पाकिस्तान का साथ दिया, ना कि भारत का साथ दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया जब 1970 तो उसके अंदर टू सेव द पाकिस्तान आर्मी एंड द पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट इट्स 7th फ्लीट, एंड उसको काउंटर करने के लिए रशिया ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और अपना फ्लीट अरेबियन सी के अंदर भेजा था। सो आप ये समझ रहे होंगे अब कि कितना पेचीदा मामला है जियोपॉलिटिक्स में इसको समझना। नाउ लेट्स समराइज इट इन अ वे कि क्यों इतना ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, सो
आई हैव टू स्टॉप द वीडियो इन बिटवीन हियर। सो क्योंकि एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक था तो मैंने इसको बहुत ही बड़े वीडियो में इसको कवर करा है। सो आई एम डिवाइडिंग द टॉपिक्स इन हाफ एंड हाफ वीडियोस। सो आई होप कि आप ये जो टॉपिक है इसको आगे भी दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करें। सो डोंट लीव इट, क्योंकि एक्चुअल जो कंक्लूजन है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो मेक श्योर यू वॉच बोथ द वीडियोज़ and continue the videos. So I hope cover all the topics in the next video as well. तब जाके आपका पूरा cover topic 100% clear होगा. So this is the end of the part 1 of this topic. For the next topic, please go to the next link. Thank you.